हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं मनमोहन फिर से हाजिर हूं करंट अफेयर की क्लास के साथ आपके सामने, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम्स के अंदर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, और कोई दिक्कत परेशानी है भी लाइफ के अंदर तो कोई बात नहीं, अपना हौसला बढ़ा रखिए, ये वक्त भी निकल जाएगा। ठीक है। और निरंतर छोटी छोटे कदमों के साथ अपने उद्देश्य की तरफ, अपने गोल की तरफ जो है बढ़ते रहिए। आज की क्लास में हम दो चार स्टेट की जो है स्टैटिक जीके भी पढ़ेंगे, और आपको बताऊंगा कि कैसे जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या न्यूज़ हैं जो आपके एग्जाम्स में आपके काम आ सकती हैं। इस क्लास को लास्ट तक देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा नंबर इस पट्टी के ऊपर चल रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर टेक्स्ट मैसेज करके भी हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल है हमारा और व्हाट्सएप चैनल है, जिनको ज्वाइन करके आप अपडेट रह सकते हैं। हम जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड या फिर रिलेवेंट जो सोर्सेज हैं वो उनके ऊपर अपलोड कर देंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ईजिली आप एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम आते हैं आज की पहली न्यूज़ के ऊपर। इंडिया ने फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन को जो है इनॉग्रेट कर दिया है भाई, कर्नाटका के अंदर। ये एक जॉइंट वेंचर जो है इनिशिएटिव है, किस किस का, टाटा का और एयरबस का, जिसके अंदर कमर्शियल और जो मिलिट्री जो वेरिएंट्स हैं वो दोनों असेंबल होंगे। अब बात आती है कर्नाटका की, तो मैं कर्नाटका को के लिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है। लेकिन उससे पहले बता दूँ, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे किसकी होगी, एयरबस H125 की हेलीकॉप्टर की। ठीक है। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है, चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया साहब है, गवर्नर थवरचंद गहलोत है। नेशनल पार्क्स पे आ जाते हैं कि कौन कौन से हैं। बंदीपुर नेशनल पार्क है, नगरहोल नेशनल पार्क है, कुदेरमुख नेशनल पार्क है, अंसी जिसको काली नेशनल पार्क भी बोला जाता है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क है। अगर बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रंगनाथित्तु बर्ड सेंचुरी है, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पुष्पगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भैया। उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, जिसको मैंने आपको थोड़ा बहुत कवर करवाया था, जो मैंने एमसीक्यू क्विज की क्लास ली थी आपकी संडे को, यानी कल ही, उसमें मैंने कवर करवा दिया था। लेकिन जिस स्टेट में ये बात हुई उस स्टेट का लाइकवाइज हमने, जैसे कर्नाटका का थोड़ा बहुत पढ़ा है स्टैटिक जीके, वैसे हम पढ़ेंगे। बालोद की यहाँ बात चल रही है। बालोद जो कि एक जगह है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बालोद ने पहली बार ऑफिशियली ये जो है डिक्लेयर कर दिया कि वहाँ पे जीरो जो है चाइल्ड मैरिज दर्ज की गई है भाई। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल इसको, इस इल प्रैक्टिस को बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया है वहाँ से। और ये एक बहुत बड़ी उम्दा जो है प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस इरेडिकेशन है, जिसकी तारीफ बनती है। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ की अगर बात करें जहां ये शुभ काम हुआ है, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय हैं, गवर्नर रमेन देका हैं, कैपिटल वहाँ की रायपुर है। हमेशा की तरह जैसे कोई स्टेट हम कवर करते हैं तो नेशनल पार्क और मेनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ की पढ़ते हैं, क्योंकि कई दफ़ा ये याद नहीं रहती, स्टैटिक चीज़ें हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क है वहाँ पे, कांगेर वैली नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास जिसको संजय नेशनल पार्क भी बोला जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी है, अचान कुमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और नेशनल पार्क्स हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। देखिए ये चीज़ें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, टाइम टू टाइम रिवाइज हो जाती हैं। ठीक है, और धीरे धीरे जब आप कोई और न्यूज़ पढ़ते हैं, मान लो कोई किसी आप सब्जेक्टिव जहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आंसर राइटिंग में ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि कौन सी, मान लो आप
जो न्यूज़ की रिलेवेंसी आपको पता चल जाती है कि कहाँ कहीं कोई डेवलपमेंट का काम चल रहा है, और एनवायरमेंटलिस्ट ने या वहाँ के जो लोकल बोर्ड्स हैं, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वगैरह की कोई बेंच है, तो वो बीच में जो है स्टे ले आई, तो उसके क्या इम्पैक्ट हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या हम वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। इस तरीके से तभी आपको पता चलेगा जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा कि ये जिस जगह की बात कर रहे हैं ये जगह है कौन सी जगह पे, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको ये कवर करवा रहा हूँ ताकि आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो सके, क्योंकि आज की अब की जो जनरेशन है उसको कुछ को तो मतलब उलझा रखा है इस सोशल मीडिया ने, रील्स वगैरह ने, और पीछे की जो जनरेशन है उसको भेड़ चाल की प्रक्रिया ने उलझा रखा है, क्योंकि साइंस के ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, ठीक है। उनको बेचारों को यही नहीं पता कि भैया पार्लियामेंट के अंदर कितने एमपी हैं, टोटल उनका काम क्या है। वो ये समझते हैं कि हमारे एक चीज़ें किसी काम की नहीं, उनकी रिलेवेंसी। अब इसके अंदर किसी की भी गलती हो सकती है, बच्चे की सोच को उजागर किया जा सकता है अगर एजुकेशन सिस्टम के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो लोग पढ़ा रहे हैं उनका दिमाग थोड़ा ठीक हो, और वो एक मार्क्स ओरिएंटेड चीज़ों के ऊपर ना जाके जो एक्सप्लेनेशन है और रिलेवेंसी है उसके ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करें, ताकि बच्चे को ये पता चले कि इसकी अहमियत क्या है, ना कि ये कि भाई तुम इतने नंबर लिया तो कौन सी जॉब पाओगा, इतने नंबर लिया तो कौन सी जॉब पाओगा। दोनों एस्पेक्ट जो हैं हो सकते हैं, लेकिन केवल एक तो ना ही हो एटलीस्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, जिसका मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश ने ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड पा लिया है 2025 का। और आंध्र प्रदेश की तरफ ध्यान दें तो मिड सितंबर में आप जितनी भी न्यूज़ देखोगे, 2-3 न्यूज़ जो इनोवेशन के ऊपर जो समिट वगैरह थी, कॉन्फ्रेंस वगैरह थी, जहाँ पे जो एक पंचायत कैटेगरी को भी रखा गया, और कुछ पंचायत को जो है वहाँ पे कुछ 2 को ज्यूरी अवार्ड मिले, किसी को गोल्ड अवार्ड मिला। तब मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, नेशनल पार्क कौन है। मैं यकीन करता हूँ कि आपके खोपड़े में से वो चीज़ें अभी तक बिल्कुल उड़ चुकी होंगी, क्योंकि मुझे यकीन इसलिए है कि सास भी कभी बहू थी। मैं भी आप ही की तरह मतलब स्टूडेंट था, अभी भी हूँ, सीख के सिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं एज ए गाइड काम कर रहा हूँ। इसीलिए हो सकता है, मैं यही मान के चलता हूँ कि जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो सकती है वो किसी के साथ भी हो सकती है, आम नागरिक के साथ हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। चीफ मिनिस्टर जो है एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर हैं एस अब्दुल नज़ीर, कैपिटल है अमरावती, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रपोज्ड कैपिटल है, या कैपिटल वहाँ पे बनने जा रही है, ठीक है। 2014 के बाद जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों अलग हो गए थे। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और जो जुडिशियल कैपिटल है अभी आंध्र प्रदेश की, वो अलग है, लेकिन फाइनल कैपिटल जो है अमरावती बन रही है अभी, ठीक है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है। नेशनल पार्क वहाँ कौन कौन से है? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी, काम्बलकोंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोलापदू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए पीछे कावेरी आया था कर्नाटका के अंदर, यहाँ कृष्णा आ गया, और बीच में संजय भी आपने देखा, ठीक है। ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह जैसे रोड वगैरह होते हैं, या कोई और कोई मान लो इमारत वगैरह बन गई, कोई एयरपोर्ट वगैरह बन गया, आपको सबको जनरल नॉलेज है, ये तो पता ही है आपको कि ये या तो किसी एमिनेंट पर्सनैलिटी के नाम के ऊपर रख दी जाती हैं, या कोई जोग्राफिकल जो या हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ से कोई जगह की कुछ खास इंपॉर्टेंस है उसके नाम पे जो है रख दी जाती हैं, जो या फिर नेशनल रिसोर्सेज जैसे नदियों वगैरह के ऊपर नाम रख दिया जाता है, जैसे कृष्णा के ऊपर है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। मेजर जनरल एस श्रीनिवास जो हैं, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के लॉजिस्टिक्स के अंदर इन्होंने काफ़ी काम किया, ठीक है, वो मतलब अब लीड करेंगे किसको?
डिफेंस मैनेजमेंट के कॉलेज को भाई। डिफेंस कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो तीनों विंग के, आर्म्ड फोर्सेस की तीनों विंग के, यानी कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उनको लीडरशिप का काम सिखाने का काम करता है, मैनेजमेंट स्किल्स सिखाने का काम करता है ये कॉलेज भाई। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? सिकंदराबाद के अंदर, ठीक है, जो कि तेलंगाना में है। इनसे पहले कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष छिब्बर साहब थे वहां पे। ठीक है, अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट न्यूज है अमिता चौधरी, जो कि इंडियन ओरिजिन की लेडी है। उनको अपॉइंट कर लिया है एज ए चेयरपर्सन किसका? ग्लोबल सस्टेनेबल इंश्योरेंस बोर्ड का, जो कि काम करता है किसके अंडर? यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव के। ठीक है, ये जो यूएनईपी फाइनेंस इनिशिएटिव है, इसका मेन मकसद क्या है कि गवर्नेंस वगैरह, गवर्नमेंट वगैरह और एनवायरनमेंट को लेके जो है लुक आफ्टर करता है ये अलग अलग चीज़ों के लिए। ठीक है, एड्रेस करता है उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी है या रिस्क जो हैं इन सेक्टर्स के अंदर, उनको एड्रेस करता है भाई। ठीक है, जो ये मैंने स्टार्टिंग में इतना लंबा नाम बताया, यूएनईपीएफआई प्रिंसिपल्स जो हैं, ये कब लॉन्च हुए थे? सस्टेनेबल इंश्योरेंस जो है कब लॉन्च हुआ? ये 2012 के अंदर, जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी, यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। और एक तरीके से ये फ्रेमवर्क देते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री को क्या चीज़ एड्रेस करने के लिए। मैंने बता दिया, एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस को के अंदर जो रिस्क आता है, ठीक है, या अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको एड्रेस करने के लिए। ठीक है, यूएनईपी फाइनेंस इनिशिएटिव का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा के अंदर है भाई। ठीक है, सिंपल सी न्यूज़ है, ज़्यादा पजल होने वाली बात नहीं है। जो अमिता चौधरी हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया है किसका? ग्लोबल सस्टेनेबल इंश्योरेंस बोर्ड, जो कि किसके अंडर काम करता है? यूएनईपी फाइनेंस इनिशिएटिव के। ठीक है, और ये इस बोर्ड का काम क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह हैं, उनको किस किस सेक्टर के अंदर? गवर्नेंस के अंदर, सोशल के अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर कोई रिस्क वगैरह है या फिर अपॉर्चुनिटीज वगैरह दिखती हैं, उनके अंदर ट्रेन करने के लिए और उनके अंदर बने जो रूल रेगुलेशन है उसका फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए बनाया गया इस बोर्ड को भाई। ठीक है, चलिए। लेजेंडरी हिंदुस्तानी क्लासिकल मेस्तेरो पद्म विभूषण जिनको मिल चुका है, वोकलिस्ट पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी एक्सपायर हो गए हैं भाई मिर्जापुर के अंदर। ठीक है, और उनको एक तरीके से स्पिरिचुअल वॉइस माना जाता है बनारस घराने की। देखिए घराने क्या होते हैं, यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि जो क्लासिकल म्यूजिक है वो एक तरीके से परंपरा गुरु से लेके जो आगे डिसाइपल वगैरह होते हैं, चेले वगैरह होते हैं, उनको बढ़ाते चले जाते हैं, तो एक पूरी लीनिएज बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे जो ग्रुप है उनको घराना बोला जाता है, जैसे बनारस घराना हो गया। ठीक है, बनारस घराने की स्पिरिचुअल वॉइस बोला जाता है भाई इनको, छन्नूलाल मिश्रा जी को। ठीक है, और एक तरीके से ट्रेडिशनल डिवोशन जो प्योरिटी है जिन क्लासिकल म्यूजिक के अंदर, वो उस चीज़ में ये माहिर थे। ठीक है, इसके अलावा इनको फोक वॉइस ऑफ काशी भी बोला जाता है। किसने बोला? ये मलिनी अवस्थी ने बोला। और इसके अलावा इरिप्लेसेबल आर्टिस्ट भी बोला गया, किसके द्वारा? दुर्गा जसराज और अभय सोपोरी के द्वारा भाई। ठीक है, बाय चांस इन बंदों के नाम नहीं पूछेंगे तो आपसे यूं तो क्या पता पूछ ही लिया जाए कहीं कि फोक वॉइस ऑफ काशी किसको बोला जाता है, या फिर इरिप्लेसेबल आर्टिस्ट जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था वो किसको बोला जाता है। ठीक है, तो छन्नूलाल मिश्रा जी, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ऐसी दिवंगत जो और महान हस्तियां हमारे देश में जन्म लेती रहें और
अलग अलग फील्ड के अंदर बच्चों को आशीर्वाद देती रहें, उन्हें सिखाती रहें। चलिए जी, वर्ल्ड एनिमल डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है भाई 4 अक्टूबर को, ये याद रखना, वर्ल्ड एनिमल डे। ठीक है, थीम क्या थी अब की बार वाली? सेव एनिमल्स सेव द प्लेनेट, सेव एनिमल्स सेव द प्लेनेट। ठीक है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है? पहली बार ऑर्गेनाइज्ड किसने किया था? हेनरिक जिमरमैन ने, जो कि एक जर्मन राइटर है। मार्च 24 1925 के अंदर बर्लिन के अंदर इस इंसान ने जो वर्ल्ड एनिमल डे है उसको ऑर्गेनाइज किया था पहली बार। उसके बाद जो है इन्हीं के रिजोल्यूशन के ऊपर जो एनिमल प्रोटेक्शन कांग्रेस है इटली के अंदर, उसने अडॉप्ट कर लिया था इसको एज ए वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए ये एक छोटी सी न्यूज़ थी। कंप्रेसिव एस्फिक्सिया, ये दरअसल पीछे तमिलनाडु के अंदर जो विजय एक एक्टर हैं, उनकी एक रैली के अंदर 41 लोग जो स्टैम्पीड के अंदर मारे गए, कुचल भगदड़ मच गई वहाँ पे। और उससे रिलेटेड एक जो है एक दो टर्म्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कंप्रेसिव एस्फिक्सिया, कंप्रेसिव एस्फिक्सिया का क्या मतलब है कि एक तरीके से ऑक्सीजन का बहुत लो हो जाना बॉडी के अंदर, भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, सांस नहीं ले पाता आदमी, ठीक है, और ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो जाता है और क्राउडेड सिचुएशन के अंदर। इसका जो अपोजिट है जहाँ पे मतलब CO2 बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, उस सिचुएशन का नाम क्या है? हाइपर कैप्निया। ठीक है, आपसे बस यूं है कि दरअसल अनफॉर्चुनेट जो है इंसिडेंस हुआ है, हमें ऐसे में से तो मतलब ऐसी न्यूज़ नहीं बनाना चाहता था, लेकिन फिर भी ये एग्ज़ाम वाले कुछ भी कभी भी पूछ लेते हैं। तो जो गए हैं उस रैली में, जो एक्सपायर हुए हैं, उनके लिए मतलब हमें खेद है उनकी मौत का। लेकिन भाई ये एस्फिक्सिया, कॉम्प्रेसिव एस्फिक्सिया, हाइपरकैप्निया वगैरह, ये जो एग्जामिनर है क्या पता इस चीज़ को ना सोचे कि ये तो कह देगा कि बरा आज और आप फिर मुंह का नहीं देख दे रहोगे। ठीक है, चलिए जी, असम नागालैंड का बॉर्डर डिस्प्यूट में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कौन सा है। ये नागालैंड का हिस्सा है, यहाँ आप देख रहे हैं, ये असम का हिस्सा है। दोनों तरफ से 4-4, 5-5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो लगती हैं, और उनके बीच में से ही जो स्टेट बाउंड्री है वो बना दी गई थी भाई। ठीक है, अब जो वहाँ की ट्राइब है, ठीक है, जो नागा ट्राइब है, उनके अंदर मेनली डिस्प्यूट ये है कि वो चाहते हैं जो इथनोग्राफिकली जो डेजिग्नेटेड बाउंड्री को मेन बाउंड्री बनाना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब है असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ऐसी जगहों पे, और साथ साथ मणिपुर जैसी जगहों पे जहाँ जहाँ तक नागा ट्राइब रहती है, वो कहते हैं कि उस एरिया को नागालैंड के अंदर इन्वॉल्व कर दिया जाए, और जिसको वो बोलते हैं क्या बोलते हैं? आपको तो कैसे ही पता होगा क्या बोलते हैं। ये NSCN जो एक इसाक मुआइवा ग्रुप है, ठीक है, जिसने इस डिस्प्यूट को हाईजैक कर लिया है, और उसका एजेंडा है कि भी जितना जगह पे भी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम के अंदर भी जितनी जगह पे जो नागा ट्राइब्स हैं वो रहती हैं, उसको नागालैंड के अंदर मिला दिया जाए, जिसको ग्रेटर नागालिम का नाम दिया जाएगा भाई। ठीक है, ग्रेटर नागालिम। ये लाइकवाइज मतलब एक तरीके से सोवरेनिटी तो नहीं मांग रहे, बस अपना जो एक्सपेंड करना चाहते हैं एरिया। ठीक है, अच्छा, ये डिस्प्यूट कहाँ से लेके आ रहे हैं कि असम शुरू कहाँ से हुआ? 1925 के अंदर जो नागा हिल्स है, डिस्ट्रिक्ट जो है असम के अंदर, नागा हिल्स का जो एरिया है, उसके अंदर से इंटरस्टेट बाउंड्री निकल गई थी 1963 के अंदर। ठीक है, 1925 की बाउंड्री को चेंज करके 1963 के अंदर जो असम के अंदर से नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट है वहां से निकाल दिया गया था। लेकिन नागालैंड ने ये बोला कि जो असम के अंदर जो पार्ट है जहाँ पे नागा ट्राइब रहती है, वो
हमारा हिस्सा है, जो कि कब्जा लिया गया था 1925 से पहले, 1898 से 1925 के बीच कब्जा लिया गया था, तो वो हमें वापस चाहिए। ये एक तरीके से मेन डिस्प्यूट है, ठीक है। और इसके लिए कुछ सोल्यूशन भी सोचा था गवर्नमेंट ने कि एक सुंदरम शास्त्री कमीशन बनाया था, लेकिन नागालैंड ने वो रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि आप तो असम की तरफदारी कर रहे हो और उनकी तरफ जो है इंक्लाइंड हो, ठीक है। उसके बाद असम चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1988 के अंदर, और स्टेटस को मेंटेन हो गया था, ठीक है। और ये इशू जो है चल ही रहा है। चलिए जी, स्टेबल कॉइन, नेक्स्ट वन हम देखते हैं स्टेबल कॉइन। आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ा, इधर क्रिप्टो करेंसी का थोड़ा सा जिक्र मैंने एक न्यूज़ के अंदर भी किया था, जैसे बिटकॉइन है कि कैसे जैसे डिजिटल डिगिंग वगैरह होती है और उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। और उसकी मतलब एक तरीके से वो बैलेंस्ड जो है करेंसी नहीं है। अब आप देखेंगे कि कहाँ से कितने रेट से शुरू हुआ था और कितने लाखों तक उसका जो है प्राइस पहुंच गया, ठीक है। तो एक तरीके से वो अनस्टेबल करेंसी थी, तो काफ़ी सारे देश के अंदर उसको अलाउ भी किया है, कहीं जो है स्टेटस अभी क्लैरिफाई नहीं है कि उस पर कुछ रूल्स वगैरह बने नहीं है, ठीक है। और कहीं जो है उसको अलाउड कर दिया गया है, कहीं नहीं किया गया है। तो रिसेंटली जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी, उन्होंने बोला कि नेशन को तैयार हो जाना चाहिए स्टेबल कॉइन के साथ एंगेज होने के लिए, ठीक है, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी ही है। क्योंकि जो जिस तरीके से ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम जो है इवॉल्व हो रहा है, तो ये दर्शाता है कि या तो साथ साथ आप उसको अडेप्ट कर लो, या फिर जो रिस्क हैं उनके लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। तो स्टेबल कॉइन क्या है, इसमें मैं आपको बताऊंगा। स्टेबल कॉइन एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी ही है, ठीक है, जो कि जिसकी वैल्यू स्टेबल रहती है। स्टेबल क्यों रहती है बिटकॉइन के मुकाबले या अदर क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले? क्योंकि एक तरीके से काफ़ी सारे एसेट्स या फिर जो फियाट मनी है, ठीक है, ये फियाट मनी, लीगल टेंडर, ठीक है, नोट वगैरह, ये मैं जब आपको इकोनॉमिक्स के अंदर मनी का स्टार्ट करवाऊंगा तब अच्छे से कराऊंगा। फियाट मनी एक बार यूँ मान लो कि जैसे यूएस डॉलर है, ठीक है, वो उनके पीछे से इसकी जो वैल्यू है वो ड्राइव होती है भाई। यानी अगर स्टेबल कॉइन किसी को दिया जाएगा तो वो एक प्रोपोर्शनेट जो वैल्यू जो है उसके साथ उसकी बैकिंग होगी उस कॉइन के साथ, ठीक है। जैसे ये स्टेबल कॉइन्स के कुछ आपको लोगो दिख रहे होंगे, ठीक है। अब वो एसेट्स और बास्केट ऑफ करेंसी लगा लो, या जैसे डॉलर की बैकिंग है जैसे गोल्ड, ठीक है, गोल्ड की बैकिंग के साथ चलता है डॉलर। लाइकवाइज इसकी बैकिंग बास्केट ऑफ करेंसी है या फियाट मनी वगैरह है, इसलिए इसकी जो है वैल्यू स्टेबल रहती है। ये दो तरीके के होते हैं भाई स्टेबल कॉइन, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? दो कैटेगरी है, एक तो रिजर्व्ड स्टेबल कॉइन। रिजर्व्ड स्टेबल कॉइन के अंदर क्या है कि बैक्ड 1-to-1 बाय हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, ठीक है। मतलब हाई लिक्विडिटी वाला एसेट कौन सा होता है कि आप बोलो और आपके पास पैसा आ जाए, ठीक है, ये हाई लिक्विडिटी है। कोई भी ऐसा एसेट जो जल्दी से बाजार में जिसकी ट्रांजैक्शन हो जाए, जिसकी वैल्यू आपको जल्दी आप एक्सेस कर पाओ जिसकी वैल्यू को, उसे हाईली लिक्विफाइड एसेट बोलते हैं भाई, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि एक तो आपकी सेविंग के अंदर अकाउंट पड़ा है, सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हैं, एक आपके एफडी के अंदर जो कि एक मिनिमम पॉइंट इन मिनिमम ईयर्स के लिए, मतलब एक तरीके से आपने वहाँ रख दिए हैं और उसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अगर आप बीच में तुड़वाओगे वो एफडी तो हो सकता है कि कुछ पेनल्टी भी लगे और आपको वैसा जो है इंटरेस्ट जो है आपको ना मिल पाए। तो एक तरीके से इजीली आप अपना पैसा नहीं ले पा रहे, उसको
जो है एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो वो एक तरीके से कम लिक्विफाई एसेट हो गया, बजाय उसके कि सेविंग अकाउंट में जो पैसे हैं आपके, कि आपने तुरंत लिए, निकाले और यूज कर लिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। और जो पहली कैटेगरी है रिजर्व्ड स्टेबल कॉइन की, वो उसके पीछे बैकिंग जो होती है वो लिक्विड एसेट्स की होती है भाई। ठीक है, इसलिए वो जो है उसकी वैल्यू है वो स्टेबल रहती है। यानी कि ऐसे फियाट मनी वगैरह और जो वेल रेपुटेटेड और डेजिग्नेटेड जो करेंसीज हैं, उनकी अगर बैकिंग होगी तो इंडिपेंडेंट वैल्यू कुछ स्टेबल कॉइन की नहीं रह जाएगी। जैसे ही वो एसेट्स वगैरह चेंज होंगे, उनकी वैल्यू चेंज होगी, तो उसी के साथ उसकी अप एंड डाउन होगी। ऐसा बिटकॉइन की तरह नहीं है कि आज 2 रुपया मिला था कल 2 करोड़ का मिलना है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सेकंड पढ़े कि एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन। एल्गोरिदमिक में क्या है कि ऑटोमेट किया जाता है कंप्यूटर एल्गोरिदम के साथ। जैसे मार्केट में अगर स्टेबल कॉइन की जो वैल्यू जो है बढ़ रही है किसी कारणवश, ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करके ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू को दोबारा से स्टेबल कर दिया जाता है भाई। ठीक है, मान लो डिमांड ज़्यादा है तो स्टेबल कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड को कंट्रोल कर लिया जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, तो वैल्यू क्या है, कम हो रही है उसकी, तो इतना नीचे भी नहीं गिरने देनी, तो वैल्यू बढ़ानी है तो आप क्या है उसकी जो सप्लाई है उसको कम कर दोगे डिमांड के साथ जो है कोरिलेट करके, तो एक तरीके से बैलेंस हो जाएगा। ये स्टेबिलिटी है इस स्टेबल कॉइन की, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड सो। ठीक, चलिए ये थी मोटी मोटी बात। इंडिया विंस ISSA अवार्ड 2025। रिसेंटली जो है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ने अवार्ड दिया है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए सोशल सिक्योरिटी के अंदर। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है कि कोई भी देश अपने नागरिक को एक तरीके से हॉस्पिटलाइज या सैनिटी वगैरह के लिए या पर्सनल जो लिवलीहुड है उसको जीने के लिए उसको मॉनेटरी हेल्प कर रहा है। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि कोई भी बुढ़ापा पेंशन वगैरह होगी या फिर विडो के लिए जो पेंशन वगैरह मिलती हैं, ऐसी ऐसी सारी स्कीम जो है सोशल सिक्योरिटी के अंदर आती हैं भाई। ठीक है, तो इसके लिए अवार्ड हमें मिला है। कहाँ थी ये एसोसिएशन का आपकी बार ये अवार्ड शो कहाँ पे था? कुआला लुम्पुर के अंदर, जो कि मलेशिया के अंदर है। इंडिया को रिकॉग्नाइज इसलिए किया गया है कि 90% जो 2015 में जो 90% स्टेटस था कवरेज का सोशल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बढ़ के हमने कितना अचीव कर लिया है? 64.3%। ठीक है, जो कि लगभग 950 मिलियन यानी 940 मिलियन सिटीजन्स को लाभ मिल रहा है उस चीज का। ठीक है, अब इसके अंदर खास जो रोल है वो डिजिटल जो इनिशिएटिव इनोवेटिव आइडियाज का भी है। जैसे कि नाम लिया जाए जैसे ई श्रम या फिर नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल हो गया। ठीक है, जो कि एक इंक्लूसिविटी देते हैं, मतलब हर वर्ग का हर जगह से जो है इसमें भागीदार बन सकता है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस पेंशन वगैरह हो गए जैसे। ठीक है, अगर बात करें इस एसोसिएशन की जिसने अवार्ड दिया है, तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1927 के अंदर। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर है भाई ये एसोसिएशन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर यानी स्विट्जरलैंड के अंदर। ऑब्जेक्टिव आप देखोगे कि कोई भी एक्सीलेंस है सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वर्ल्ड वाइड, उनको ये जो है ऑनर करते हैं भाई। ठीक है, और मेंबरशिप के अंदर इसकी बात करें तो लगभग 320 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बिलोंग करते हैं 160 कंट्रीज को। ठीक है, काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स हैं, सोशल इंश्योरेंस एजेंसीज वगैरह भी है और लेबर ऑर्गेनाइजेशंस भी इसकी मेंबर हैं भाई। इससे पहले ये अवार्ड किन किन कंट्रीज को मिला है? आइसलैंड को मिला है 2022 में, रवांडा को मिला 2019 में, चाइना को मिला है 2016 में,
ब्राज़ील को मिला है 2013 में। आप देख पाएंगे कि 3-3 साल का गैप है, 22 के बाद अब 25 को, अब नेक्स्ट वाला 28 को मिलेगा। किसको मिलेगा देखते हैं, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो रिसेंटली राजस्थान के अंदर एक कफ सिरप के अंदर कंटेमिनेशन वगैरह मिला, जिससे 2-4 बच्चों की जान चली गई, और उसके ऊपर जो है रिसर्च हो रही है, क्या कॉन्टेमिनेंट वहाँ पे कॉन्टेमिनेशन मिली है, उनके अंदर क्या मिलावट मिली है, ये देखा जा रहा है। और जो इंडिया से जो एक्सपोर्ट होके काफ़ी 2-4 देशों के अंदर जो उज़्बेकिस्तान वगैरह में जो कफ सिरप गई है, वहाँ से भी ये दिक्कतें सामने आई है, और उन्होंने जो है इस सिरप को जो है रिजेक्ट कर दिया है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये मैंने बता दिया कि राजस्थान ने बैन कर दिया है इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसका नाम है डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, ठीक है। और उस जिसकी वजह से बच्चों की जान गई है। अगर बात करें डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन की, तो एक तरीके से ये वाइडली यूज एंटीटूसिव है। एंटीटूसिव मतलब जो कफ वगैरह को स्प्रेस करता है, और जो आपका ब्रेन का वो हिस्सा है जहाँ से ये सारी चीज़ें हैंडल होती कफ वगैरह, उसको थोड़ा उसके रिसेप्टर को जो है स्प्रेस कर देता है, ठीक है। लीगल स्टेटस भी इसको मिला हुआ था, ये अप्रूव्ड थी किसके अंडर, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर, जो कि शेड्यूल एच के अंदर है, ठीक है। एडवाइजरी क्या दी है, एडवाइजरी थी कि 5 साल से छोटे बच्चों को ना पिलाई जाए, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, अडल्ट्रेशन हो गई। आपको पता है ना, सिर्फ मतलब लोग पैसे के पीछे इतना पागल है कि खाने पीने के साथ साथ बाकी जो हर चीज़ पॉसिबल है वहाँ हर चीज़ में धांधली जो है करने की कोशिश करते हैं, और उसके रिपरकशन जो हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिलते हैं, ठीक है, और बहुत मैसिव लेवल पे देखने को मिलते हैं। अब ना सिर्फ ये राजस्थान के बच्चों को लेके जो इशू है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें एक शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी है इस ड्रग्स की वजह से, और जो मेल प्रैक्टिस जो यूज़ की है कुछ मतलब ऐसे लोगों ने जिन्होंने चंद रुपए कमाने के लिए पूरा सिस्टम दांव पे लगा दिया। ये एक करप्शन का जीता जागता उदाहरण है भाई। अडल्ट्रेशन क्या की, इसके अंदर जो सॉल्वेंट है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट जैसे कि डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, वो या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल एक तरीके से यूज होता है, ठीक है। चीप सब्सटीट्यूट जो है किसका है, ये प्रोपिलीन ग्लाइकोल का, ठीक है। ये दोनों एक तरीके से टॉक्सिक सब्सटेंस है, डाइथाइलिन ग्लाइकोल भी और इथाइलिन ग्लाइकोल भी। असल में यूज क्या होना चाहिए था, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, लेकिन कर लिए ये क्योंकि एक ये सस्ता पड़ता है इसके मुकाबले, ठीक है। और लेकिन इनकी जो टॉक्सिक प्रॉपर्टी है, इसी वजह से जो है किडनी इंजरी वगैरह, और कई बार तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है बॉडी के अंदर भाई, ठीक है। और यही इसी केस में यही देखने को मिला है। पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट पे इसका क्या असर पड़ा है कि स्क्रूटनी की जा रही है अभी ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स, क्योंकि अब बाहर से भी आने लगे हैं। अगर एग्जांपल देखें, गाम्बिया 2022 के अंदर चाइल्ड डेथ हुई थी वहाँ, उज़्बेकिस्तान 2023 के अंदर उन्होंने कंटेमिनेटेड इंडियन मेड सिरप्स को जो है ट्रेस बैक किया था, ठीक है। तो एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ये बड़ी शर्मिंदगी और दुखद की बात है कि कुछ लोग चंद पैसों के लिए पता नहीं कितनी लाइव्स के साथ खेल सकते हैं। उन्हें ये नहीं पता व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। कहीं भी लोग, आज के दिन तो बात यही है कि ईमानदार शायद वही रह गया है जिसको अभी मौका नहीं मिला। मैं ऐसे ईमानदारी को शायद हम आज के दिन एक्नॉलेज भी नहीं कर सकते, जो पावर में ही नहीं है वो ईमानदार रहना तो शायद मजबूरी भी हो जाए उसकी, ठीक है। हम उसे स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते। आपके पास अपॉर्चुनिटी है तब आप प्रिंसिपल्ड है, एथिकल हैं और ईमानदार हैं, तब वाली बात है। जैसे कि इनके हाथ में थी ये सारी चीज़ें कि ये अपना काम अच्छे तरीके से करें, और फिर भी इन्होंने चीज़ें जो है ख़राब कर दी। मतलब ये कहावत भी है कि भाई ताला चोरियां खातर कौन बनया। चोर तो वो ही मानिए जो ताला तोड़ के जो चोरी कर ले जे। ताला बनया है उन ईमानदार आदमियों खातर, क्या पता उनका सौदा खुला पड़ा देख के उनका ईमान नहीं डोल जे, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ऐसे करप्शन, ऐसे ऐसे अडल्ट्रेशन के केस अगर आते रहे तो ये हमारे लिए जो है बड़ी, ऐसे ऐसे जो
इंडिकेटर्स हैं, उनकी वजह से ही हमारा, मैंने हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें काउंट की जाती हैं, इसलिए हमारा जो है रैंकिंग वगैरह पीछे रह जाता है भाई। ठीक है, चलिए अगली पीढ़ी से कुछ आशा है, साथ के साथ आम लोग भी अगर पार्टिसिपेट करें अच्छे से तो शायद कुछ हो सकता है। चलिए आज की न्यूज़ इतनी थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझा पाया और आप इस चीज़ को रिवाइज कर लेना। मैं कोशिश भी करूंगा कि जल्द से जल्द जो ये पीडीएफ वगैरह है मैं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूं, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ। अच्छे से मन लगा के पढ़िए, अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच थिंकर फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर एक अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।